हमने जो बात करी वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करी और उसमें हमने बहुत सारी चीजें समझी और एग्जांपल्स देखे जिसका यूटिलाइजेशन क्या था कि आप रॉकेट्स में यूज कर रहे थे और जो हमारे बेसिक बहुत सारी चीजें जो हम ऑब्जर्व करते हैं उसमें न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का बहुत ज्यादा यूज है और वो एक यूनिवर्सल लॉ की तरह एक्ट करता है कि जब भी कोई एक्शन होगा उसका एक अपोजिट रिएक्शन जरूर होगा। अब यहीं पर एक हमारे पास दूसरा लॉ आता है। वैसे तो ये जो लॉ है ये आया ही न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ की मोशन की वजह से है कि न्यूटन ने जो बात बोली उसका हम एप्लीकेशन कर रहे हैं और उसको मोमेंटम की टर्म में लिख रहे हैं। जो फोर्स उन्होंने बताया कि फोर्स जो एक्शन का है वो फोर्स रिएक्शन के इक्वल होगा और वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, तो इसलिए फोर्स एक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स रिएक्शन। ठीक, तो इसकी स्टेटमेंट आप पहले पढ़ लो। द टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन्स कंजर्व्ड बिफोर एंड आफ्टर देयर इंटरेक्शन और कोलिजन प्रोवाइडेड दैट देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन देम। तो देखो, अब ये तो किताबी भाषा आपको अपनी किसी बुक में मिल जाएगी, तो हम इसको समझने की कोशिश करें कि मान लेते हैं ये दो मार्कर्स मेरे पास है, यहाँ पे इनका एक सिस्टम है। सिस्टम मींस जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका कुछ काम करने का तरीका है, या वो कुछ उसमें मोशन कर रहे हैं या इंटरेक्शन कर रहे हैं या कुछ कोलिजन है। ठीक, तो ये दो मार्कर हैं और मैंने आपसे बोला कि इनका जो इनिशियल मोमेंटम है, लेट्स से ये मार्कर मूव कर रहा है, ये भी मार्कर मूव कर रहा है, इनका इनिशियल मोमेंटम जो है मान लो इनमें कोलिजन हुआ वो फाइनल मोमेंटम के बराबर आता है कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम रहेगा अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता। अब इसको बिल्कुल दो बॉल से समझने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से, तो देखो आप यहाँ पे मैंने दो बॉल्स लिए, एक बॉल आपके सामने है ए बॉल, दूसरी बॉल बी। हमने ए बॉल का मास स्पेसिफाई करा एम ए, ये जो है मास है और ये क्या है इनिशियल वेलोसिटी किस ऑब्जेक्ट की, यू की, ए वाले की। तो यू ए मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, और जो ये बॉल है ए, बॉल मान लेते हैं इसे, बॉल ए बॉल बी। ठीक है, तो जो सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं ना उसका मतलब यही है कि आपने यहाँ पे दो बॉल्स कंसीडर करी हैं, दो बॉल्स लिए हैं और यहाँ पे आपको नजर में आया कि इसका मास है एम बी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है यू बी। अगर अब मुझे इनका कोलिजन कराना है तो बहुत ही ध्यान से सोचना कि अगर आप रेस में हो और आप चाहते हो कि मैं अपने जो फर्स्ट रैंक वाला है, आप सेकंड पोजीशन पे हो और फर्स्ट रैंक वाले से आगे निकलना चाहते हो, तो आपको कभी ना कभी उस फर्स्ट पर्सन को क्रॉस करना होगा। मैंने क्या बोला समझो, जैसे ये फर्स्ट पोजीशन पे है वो रेस लगा रहा है, दौड़ रहा है, आप भी दौड़ रहे हो, आप सेकंड पोजीशन पे हो और अब आप चाहते हो कि मैं इसको क्रॉस करूं, मतलब मैं इसके आगे जाऊं, तो आप सोचोगे मुझे तेज भागना चाहिए, है ना, मुझे तेज भागना चाहिए। अब तेज भागना चाहिए का मतलब क्या है कि आपकी जो स्पीड है, मान लो इसकी स्पीड है v1, इसकी स्पीड है इनिशियल मान लो u1 u2। अब आपकी स्पीड इस u1 से ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो आप इसको पीछे छोड़ सकते हो, क्योंकि वेलोसिटी इसकी u1 है तो आपकी वेलोसिटी u2 जो है u2 ज्यादा होनी चाहिए u1 से, तभी तो आप इसको पीछे छोड़ सकते हो और आप फर्स्ट पोजीशन पे आओगे। मींस मेरे कहने का मतलब यही है कि जैसे आपको फर्स्ट पोजीशन वाले पर्सन को पीछे करना है तो आपको तेज भागना होगा। सेम अब यहाँ पे आप कंसिडर करो कि ये दो बॉल थी सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, ये दोनों बॉल सेम डायरेक्शन में जा रही हैं और मैं चाहता हूं इनका कोलिजन हो, ये बिफोर कोलिजन है और इनका कोलिजन कब पॉसिबल होगा, तभी कोलिजन पॉसिबल होगा जब जो यू ए है वो ज्यादा होगा यू बी से, है ना। कोलिजन पॉसिबल तभी हो सकता है कि जब इसकी स्पीड ज्यादा हो। अब भाई अगर दोनों बॉल्स सेम ही स्पीड से करने लगे ट्रेवल तो ये तो कभी टकराएंगी ही नहीं। अगर मैंने बोल दिया कि यू ए इक्वल टू यू बी है तो ये कभी आपस में कोलाइड नहीं करेंगी, नो कोलिजन।
है ना। तो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि कोलिजन होना है तो पीछे वाले को तेज भागना हुआ, तभी तो या तो वो उसको क्रॉस कर दे या फिर उससे यहाँ पे कोलिजन कर दे। अब यहाँ कोलिजन क्यों हुआ, क्योंकि मैंने आपसे बोला वो एक सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इतनी बात हो गई कि इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है ए की बी से, तो मतलब अब कोलिजन होगा। तो ये कौन सी पोजीशन है कि अब कोलिजन हो रहा है इस पॉइंट पे। ठीक है, अब जब कोलिजन हुआ तो यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिस्टम का। सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट है, दो बॉल्स है, यहाँ पे इंटरेक्शन होगा इनका, यहाँ पे कोलिजन हो रहा है, आपस में टकरा रहे हैं। तो अगर दो चीजें आपस में टकराएंगी तो दोनों पे फोर्स एक्ट होता है कि अगर मैं दोनों मार्कर्स है इनको आपस में एक्ट करूं तो इसका एक्शन इसके रिएक्शन के बराबर होगा। जो फोर्स इस पे लगा रहा है वही फोर्स तो इस पे भी लगेगा। ये तो वैसे हुआ, अगर तुम किसी को धक्का देके गिराना चाहते हो तो तुम्हारे पास भी पीछे रिएक्शन के लिए स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अगर तुम कमजोर हो तो किसी कैसे बड़े आदमी को गिरा सकते हो। ठीक, तो ए जो है फोर्स लगाएगा बी पे, मैंने उस फोर्स को बोला फोर्स जो कि ए लगा रहा है बी पे, है ना। और इसी के साथ इसी पोजीशन में बी जो है रिएक्शन फोर्स लगाएगा, तो ये जो फोर्स ए बी है इसको हम बोलेंगे एक्शन, और ये जो फोर्स बी ए है इसको बोलेंगे हम रिएक्शन। ठीक, बात क्लियर हुई इतनी। यानी कि ये जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, साथ साथ जो जो पॉइंट बोलना वो लिखते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही चीजें जो है आपको एग्जाम में मदद करेंगी जो आप साथ में नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक, तो फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में एफ ए बी जो है वो बराबर होगा एफ बी ए के, पर एक नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि इसमें जो डायरेक्शन है फोर्स की वो ये ए बी है राइट साइड में, और जो इसकी डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड में। ठीक, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से आपको ये कंडीशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर ही आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो डेरिवेशन है, जो मैं अभी लिख देता हूं क्या एक्सप्रेशन है, लेकिन हम उसको समझेंगे कि कैसे आया। और कोलिजन हुआ, आपने बात समझ ली कि ये एक्शन करेगा ये इस पे रिएक्शन करेगा, दोनों बराबर होंगे पर एक नेगेटिव आएगा क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन नेगेटिव है ना। और बाद में अब कोलिजन हो गया, कोलिजन हो गया, अभी आफ्टर कोलिजन, अब जब कोलिजन हो गया तो वेलोसिटी में चेंज आएगा। आपको भी पता है कि अगर मैं दो बॉल्स को स्ट्राइक करूं तो उनकी पोजीशन स्टार्टिंग में कुछ हो सकती है और बाद में जो है चेंज हो जाएगी, है ना। तो अब मास तो सेम ही रहेगा, अब बॉल बड़ी छोटी थोड़ी ना हो जाएंगी, जो मास है उनका वो सेम रहेगा एम ए और एम बी, बस वेलोसिटी में चेंज आ गया। पहले यहाँ यूए थी अब वीए हो गई, यहाँ पे इनिशियल यूबी थी अब वेलोसिटी वीबी हो गई। ठीक है, इतनी बात थी आपकी स्टार्टिंग की। अब आपको यहां पे मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, मोमेंटम बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है। ठीक, कि मोमेंटम जो कोलिजन से पहले है वही मोमेंटम कोलिजन के बाद भी होना चाहिए। इसका मतलब कि अगर मैं इस ए बॉल के लिए बात करूं तो आपने मोमेंटम क्या समझा था कि मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, है ना, या मास इंटू जो भी उसमें स्पीड है उसके अंदर। ठीक, तो यहाँ पे मोमेंटम क्या आ जाएगा एम ए यू ए, तो मोमेंटम आ गया एम ए यू ए प्लस इस वाले बॉल बी के लिए क्या आ जाएगा मास इंटू वेलोसिटी यानी कि एम वी और वी बी, है ना। अब आफ्टर कोलिजन क्या होगा एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। तो एक्चुअल में आपको ये चीज प्रूव करनी है कि ये इनिशियल मोमेंटम है, ये इनिशियल सिस्टम था, ये फाइनल सिस्टम हुआ, चेंज हो रहा है इनकी वेलोसिटी के अंदर। यहाँ इनिशियल यू ए थी, यहाँ इनिशियल यू बी थी, यहाँ फाइनल ए है, यहाँ फाइनल वी बी है। ठीक, अब हम जो ये है यही चीज जो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से आई है इसका ही यूज करते हैं। तो देखो मैं लिखता हूं फोर्स जो ए बी लगाएगा वो बराबर होगा फोर्स जो बी ऑब्जेक्ट बॉल लगाएगी ए पे। ठीक है, तो आपने ये चीज पढ़ी है मोशन चैप्टर से कि फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो जरा ध्यान से सुनना,
ये ए जो ऑब्जेक्ट है इसका मास एम ए है ना, इस ऑब्जेक्ट का ए मास एम ए है। अब एम ए जो है फोर्स लगा रहा है बी पे, ठीक। तो आप यहां पे देखो कि एम ए जो है वो फोर्स लगा रहा है बी पे, तो एम ए आ गया, मास ए एक्ट कर रहा है, ठीक। एक्सीलरेशन देखो, अब एक्सीलरेशन क्या होगा, इसका एक्सीलरेशन की अगर हम बात करें तो यहां पे मैं अभी थोड़ी देर के लिए ए लिख देता हूं, ठीक है, एक्सीलरेशन ऑफ कैपिटल ए, ठीक है। और अगर हम जनरलाइज करें तो जनरलाइज कैसे करेंगे कि आपने ये बात पढ़ी है कि एक्सीलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक। ये बात क्लियर है। अब इसी चीज को हम यूज करते हैं कि फाइनल वेलोसिटी ए की क्या हो गई, वी ए माइनस इनिशियल वेलोसिटी ए थी और आ गया टाइम टी, ठीक है। तो बस ये जो चीज थी आप इसको नोट कर लो, साइड में नोट कर लेना, क्योंकि मैं इसे रब करूंगा, क्योंकि डेरिवेशन आपको स्ट्रेट देखनी चाहिए कि कैसे हमने चेंज करा, ठीक। तो समझ में आया कि एक्सीलरेशन मैंने निकाला ए के लिए, सिमिलरली हम बी के लिए भी निकालने वाले हैं थोड़ी देर में, ठीक। तो यहां पे रखता हूं मैं, देखो फाइनल वी ए माइनस इनिशियल यू ए अपॉन टाइम टी, ठीक है। कि कुछ टाइम भी तो लगा होगा, कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए आपस में ये कोलाइड में होंगी, कोलिजन होगा इनका, ठीक है। और यहाँ पे ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो एम बी लगा रहा है। अब ये जो मास और बॉल है इसका मास बॉल का बी एम बी वो लगाएगा इस पे अपोजिट फोर्स, तो यहाँ पे आपका एक्सीलरेशन हो जाएगा फाइनल वी बी इनिशियल यू बी अपॉन टाइम टी, ठीक है। देखो अब टी से टी कैंसिल हो गया, क्यों, अरे भाई जब ये बॉल आपस में कांटेक्ट में है तो जितनी देर के लिए ए कांटेक्ट में होगा बी के, उतनी देर के लिए बी ए में कांटेक्ट में होगा, और दोनों उतने ही टाइम के लिए फोर्स लगाएंगे, मतलब टाइम तो सेम होने वाला है इस एक्सप्रेशन में। तो बस अब आपको क्या देख रहे हो, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल टू माइनस एम वी बी प्लस एम बी यू बी, ठीक है। तो अब मैं आप क्या करता हूं कि एम वी बी इधर ले आता हूं और एम ए यू ए उधर भेज देता हूं। तो देखो एम ए वी ए प्लस एम वी बी इक्वल टू एम ए यू ए, मैंने क्या बोला कि हम इस क्वांटिटी को ध्यान से देखना, ये जो माइनस में एम ए यू है इसको हम इधर लेके जा रहे हैं, और ये जो माइनस वाली क्वांटिटी है इसको हम इधर लेके आ रहे हैं, तो ये माइनस की तो पॉजिटिव आ गई, तो एम बी वी भी यहाँ पे आ गया देखो, और एम ए यू नेगेटिव का था तो ये पॉजिटिव में आ गया। कंफ्यूजन आपको किस लिए हो सकता है, कंफ्यूजन इसमें हो सकता है कि आप काफी ए बी लिख रहा है तो इसलिए प्रॉब्लम लग रही होगी आपको, है ना। तो ये आ गया प्लस एम बी यू बी। अब देखो ये जो एम ए वी एम बी वी बी है, तो ये हमारा इसका है, ये क्या है, ए के लिए फाइनल मोमेंटम है, और एम बी इंटू वी बी ये बी के लिए फाइनल मोमेंटम है, तो मैं लिख सकता हूं ये क्या है मेरा फाइनल मोमेंटम। बात समझ में आई, अरे भाई ये देखो एम ए वी ए मतलब मास ऑफ ए, ये देखा एम ए वी ए, तो ये जो फाइनल हमारा कोलिजन हो गया आफ्टर कोलिजन, तो इसका मोमेंटम तो एम ए वी बी होगा और इसका मोमेंटम एम बी वी बी होगा, ठीक। तो फाइनल मोमेंटम या हम कह सकते हैं आफ्टर कोलिजन जो आया वो बराबर है इनिशियल मोमेंटम के। हमने उल्टा प्रूफ कर दिया, पर बात तो वही है ना, जब दोनों चीजें इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो है इस तरीके से सॉल्व हुआ, ठीक है। तो आप कैसे कर सकते थे, आप फोर्स भी इधर ले लेना, या फिर छोड़ो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इस तरीके से कर सकते हो। देखो क्योंकि ये जो चीजें बराबर है दोनों, तो इनिशियल मोमेंटम आपका फाइनल मोमेंटम में आ रहा है, ये चीज आपको समझनी थी इस पे कि पहले ए ने फोर्स कर एक्ट करा बी पे, अब बी को जो है रिएक्शन फोर्स देगा ए पे, तो हमने यहाँ पे एम ए फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन जो फॉर्मूला था उसका यूज करके यहाँ पे सॉल्व कर लिया ये जो एक्सप्रेशन आया। तो मैं इसको फाइनल एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। आपका फाइनल एक्सप्रेशन क्या है कि इस चीज को मैं पहले लिख देता हूँ, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम वी वी बी।
ठीक है, और यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम में बराबर आएगा। जो कॉलिजन के स्टार्टिंग से पहले और बाद में जो भी उनका मोमेंटम है वो सेम रहता है। अब ये जो चीज है आपको एप्लीकेशन भी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन शुरू हुआ है, यही मेन पॉइंट है, यहीं से सबकी शुरुआत हुई है। अब इसका हम जानते हैं कि इसका यूज क्या है, इसका एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है और साथ में हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं इससे रिलेटेड, क्योंकि जनरली वही पूछे जाते हैं एग्जाम। अब इसके एप्लीकेशन हमें नजर में कहाँ आते हैं, तो मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं और चारों पॉइंट कुछ ना कुछ आपको एक नया पॉइंट सिखाएंगे। और जो ये लॉ हमें लगता है कि सिर्फ 2 बॉल्स के टकराने पे देखते हैं हम कि बॉल टकराई और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दिख गया, तो यहाँ पे अब इसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन नजर में आएगा कि लगभग हर जगह ये अप्लाई होता है और इसको हम डेली लाइफ में बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट आप इस तरीके से समझो कि जब भी कोई बुलेट फायर होती है गन से, ठीक है, तो हमें ये एडवाइस दी जाती है कि उसको हम शोल्डर से कस के पकड़ के रखें। क्यों, तो समझो इस बात को कि अभी हमारी ये गन थी, ये बिफोर फायरिंग स्टेट है, ये बिफोर फायरिंग था। अब जब गन हमने फायर करी, जब गन ने बुलेट फायर करी तो यहां पे बुलेट जा रही है आपकी, ठीक है, तो होगा क्या, ये आफ्टर फायरिंग चीज ये हो गई, ठीक। तो ये बिफोर फायरिंग में यहां पे अगर मैं आपसे बात करूं कि मास ऑफ बुलेट कुछ होगा, मास ऑफ गन भी कुछ होगा, है ना, मास ऑफ बुलेट, ठीक है। अब अगर हम इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की बात करें तो 0 होगी और इनिशियल वेलोसिटी गन की भी 0 होगी। ये बात तो क्लियर होगी आपके दिमाग में कि भाई जब दोनों रेस्ट में है तो गन और बुलेट दोनों की दोनों सेम ही रेस्ट में है, सेम पोजीशन में है। तो इसका मतलब कि इनिशियल मोमेंटम तो 0 होने वाला है, क्योंकि बुलेट की आप मल्टीप्लाई करोगे मास की इनिशियल वेलोसिटी से तो 0 आएगा। उस तरीके से जो मास गन का है उसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। लेकिन जब आपने फायर कर दिया, जब फायरिंग हो गई, तो हमारे पास फायरिंग के बाद अब हमारे पास क्या हुआ कि मास ऑफ बुलेट तो है ही आपके पास, अब यहाँ पे कुछ वेलोसिटी आ गई बुलेट की जो कि होगी कुछ, ठीक है। अब जब वेलोसिटी आई है बुलेट में तो आप कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोमेंटम लगाओ, है ना, जो मैंने बताया फॉर्मूला वो अप्लाई करो कि इनिशियल मोमेंटम जो है, इनिशियल मोमेंटम जो है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। यही बात हमने समझी। अब यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम क्या होना चाहिए था, उस स्टेटमेंट को लिखो। होना ये चाहिए था कि मास ऑफ बुलेट में mb से नोट कर देता हूं और उसकी इनिशियल वेलोसिटी का मल्टीप्लीकेशन प्लस मास ऑफ गन और उसकी इनिशियल वेलोसिटी गन की इक्वल टू, अब देखो फाइनल मोमेंटम क्या होता कि मास ऑफ बुलेट और फाइनल वेलोसिटी बुलेट की प्लस मास ऑफ गन और फाइनल वेलोसिटी गन की, ठीक है। अब ये जो इनिशियल मोमेंटम है यहां पे अगर आपको क्लियरली दिख रहा हो तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अगर मैं बुलेट के लिए बात करूं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। गन के अंदर पड़ी हुई है बुलेट तो कैसे मूव करेगी, वहां तो रेस्ट में पड़ी हुई है ना, जब फायर करेंगे तभी बाहर निकल के आएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है और गन का भी कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, आपने हाथ में होल्ड करी हुई है तो ये भी आपकी 0 हो गई, ठीक है। तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम क्या है, सॉरी इनिशियल मोमेंटम 0 है। तो इसका मतलब आपको क्या इंप्लीकेशन निकल के आता है, ठीक है, ध्यान से समझते रहो चीजों को। तो क्या समझ के आता है आपको कि MB/VB प्लस MG/VG इक्वल टू 0 होगा, है ना। जैसे मैं ये लिख रहा हूं आप ये स्टेटमेंट नोट करोगे और उसके बाद ये एप्लीकेशन या जो मैंने समझाया है उसका आप यूज समझोगे, है ना, क्योंकि यही डायग्राम यही क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं। तो मैं यहीं पे आपको उस तरीके से बता रहा हूं कि क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच कैसे होगी, यही क्वेश्चन आने वाले हैं। और आपको थियोरेटिकल तो पता होना चाहिए कि ऐसा हो रहा है, लेकिन आपका जो रिलेशन है उससे कैसे रिलेट करोगे, ठीक है। तो ये जो पूरी क्वांटिटी है इनिशियल मोमेंटम ये 0 हो गया, तो मैं इसको 0 रख सकता हूं, ठीक है। आप देखो MB/VB इक्वल टू माइनस MG
वीजी, है ना। तो आपको क्या समझ में आया कि जो बुलेट है और यहाँ पे गन है, तो जो बुलेट, अब बुलेट की जो वेलोसिटी है बहुत तेज होती है, बहुत तेजी से जाती है, तभी तो वो सामने कोई पर्सन हो उसको पीस कर देगी, उसमें छेद कर देगी, या कोई ऑब्जेक्ट हो या वॉल हो उसमें हमें निशान नजर में आता है, या वुडन ब्लॉक हो, है ना। तो बुलेट फायर हुई है तो उसकी वेलोसिटी हाई है ना, और मास कम होता है मास। लेकिन गन की अगर हम बात करें तो हमें क्या समझ लगना होना क्या चाहिए था कि हमें रिलेशन ये दिखा, तो हम ये सोचते हैं कि भाई जब वेलोसिटी बुलेट की बढ़ रही है तो गन की भी बढ़नी चाहिए थी। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है मास का। अब आप समझो कि ये आपकी गन है और ये बुलेट है छोटी सी, ये मास ऑफ गन है, मास ऑफ बुलेट है। मास ऑफ बुलेट कंपेरेटिवली गन से बहुत कम है, गन का मास ज्यादा है ना, ये mg है, गन हो गई, ठीक। तो गन का मास ज्यादा है, गन का अगर मास ज्यादा है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी ना, क्योंकि आपको मोमेंटम देखना है, और मोमेंटम किसका ज्यादा होगा, या तो उसका मास ज्यादा हो या उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो। अब यहाँ पे अगर मास ज्यादा हो गया तो वेलोसिटी कम हो जाती है। इसका मीन्स यही रीजन है कि जब आप बुलेट फायर करते हो गन से तो बिफोर फायरिंग इनिशियल मोमेंटम जीरो है, गन भी आपकी रेस्ट में आपके हाथ में, और बुलेट भी उसी के अंदर पड़ी हुई है आराम से, जब तक फायर नहीं करोगे बाहर नहीं आएगी, ठीक। अब जब फायर हो गया तो फाइनल मोमेंटम आएगा, तो इनिशियल मोमेंटम सब कुछ जीरो, तो फाइनल मोमेंटम आया mv vb, ये बुलेट की चीज मोमेंटम हो गया और ये गन का हो गया। अब ये जो दोनों चीजें हैं यही बहुत सारी चीजें बता जाती हैं कि गन का मास बहुत ज्यादा होगा तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। इसी रीजन से, यही रीजन है कि न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम सोचते हैं कि एक्शन हुआ, आपकी बुलेट इतनी तेजी से गई तो गन वापस इतनी तेजी से तो नहीं आती। तो रीजन यही होता है जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताता है कि मास ज्यादा हो गया तो वेलोसिटी आपकी कम भी हो तो मोमेंटम बराबर रहेगा, और यहाँ पे मास कम था बुलेट का तो वेलोसिटी ज्यादा है, तो इसीलिए दोनों चीजें बराबर आ रही है, इक्वल आ रही है। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से देख लिया, ठीक है। तो ये चीज जैसे बताई है एज इट इज नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो यही रिलेशंस आपके यूज होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देख, तो ये जो बात मैंने आपको बताई, बस अब आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, जो वेलोसिटी ऑफ गन आएगी इसको हम बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। क्या? रिकॉइल वेलोसिटी। रिकॉइल का मतलब क्या है कि जब आपकी बुलेट फायर होगी, बुलेट इस तरीके से फायर हुई है तो आपकी गन भी थोड़ा मूवमेंट तो दिखाएगी, थोड़ा मोशन होगा। यही रीजन है जो स्टेटमेंट कहती है कि जब आप फायर कर रहे हो बुलेट को तो गन को आपको शोल्डर से टाइट करके रखना है, वरना आपको हर्ट हो सकता है या गन हाथ से छूट भी सकती है, ठीक। तो इतनी ज्यादा वेलोसिटी नहीं होती है रिकॉइल वेलोसिटी, पर हाँ मूवमेंट जरूर होता है। इसीलिए आपने देखा होगा अगर सीआईडी या फिर कोई पुलिस के हाथ में गन देखी होगी तो वो दोनों हाथ से ऐसे होल्ड करते हैं, वो स्ट्रेंथ देता है कि अगर वो वापस आए या इस तरीके से शूट करते हैं तो वो शोल्डर से फोर्स लगा रहे हैं कि जब गन की वेलोसिटी वापस लगे, रिकॉइल वेलोसिटी वापस आए तो उनके शोल्डर में फोर्सेस हो ताकि वो वहीं स्टैंड रखे, क्योंकि कई बार लगातार फायर भी करना होता है ना। तो अगर आपने सीआईडी देखा है तो वहां से आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा यूनिवर्सल है ये न्यूटन के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। तो ये जैसे चीजें बताई हैं वैसे ही आपको नोट भी करनी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। ये काफी इजी है, कैसे कि इसमें क्वेश्चंस भी बहुत कम पूछे जाते हैं, है ना। ज्यादातर क्वेश्चन आपके बुलेट से आते हैं, मैं बता दूंगा कहां से क्वेश्चन आएंगे आपके। तो देखो समझो, अगर आपको ये मान लो नदी का किनारा है, ये आपकी नदी है बहुत बड़ी सी, ठीक है, या समुद्र टाइप मान लो, यहां पे है आपके पास नाव, इसमें ये पर्सन है। अब होगा क्या, अब ये अगर पर्सन कूद के यहां पे आ जाए, इसको मैं बोलता हूं शोर। शोर क्या है? किनारा, ठीक। अब ये पर्सन कूद के यहां पे आ जाए तो होगा क्या कि जब ये पर्सन कूद के आया तो इसने मोमेंटम चेंज करा, तो इस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए जो बोट है वो बोट मूव्स बैकवर्ड, ठीक है। बोट जो है बैकवर्ड मूव करेगा क्योंकि इसका मोमेंटम यहां से इनिशियल हुआ है।
है ना। अब अगर हम यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखें तो ये पॉइंट काफी इजी था कि आप समझ सकते हो कि अगर मोशन इस तरीके से हो रहा है तो हमारी बोट कंजर्व करने के लिए मोमेंटम पीछे मूव करेगी, है ना। अब अगर हम रॉकेट और जेट प्लेन की बात करें तो वो भी सेम ही तरीके से काम करती है ना, क्योंकि आपने न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था तो उनमें भी यही होता है कि इनिशियल मोमेंटम तो जीरो होता है और फाइनल मोमेंटम ज्यादा करने के लिए हम या तो मास ज्यादा कर देते हैं या फिर उसकी वेलोसिटी ज्यादा करनी है तो मास कम करेंगे, है ना। अगर आपको इसका इनिशियल रॉकेट है तो इनिशियल तो सब कुछ जीरो है इनिशियल मोमेंटम, और जब इंक्रीज करेंगे तो हम मास कम करते हुए जाते हैं। क्या समझाऊं आपको, चलो समझो। ये रॉकेट था आपके पास, ठीक है। अभी जब रॉकेट उड़ेगा तो इनिशियल क्या है, जीरो, इनिशियल मोमेंटम जीरो, फाइनल मोमेंटम होगा कुछ ना कुछ। तो आपको मैं रॉकेट के यूज या रॉकेट को चलने का तरीका बताता हूं किस तरीके से होता है। आपके लिए बहुत ही बड़ी बात है लेकिन हम जनरली 11th या 12th स्टैंडर्ड में समझ लेते हैं होता क्या है। मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूं कि इसका इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो इनका प्रिंसिपल क्या होता है कि ये स्टार्टिंग में सारे फ्यूल लेके उड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर इसको हमें स्पेस में भेजना है ना, स्पेस में भेजना है तो हमें पता है कि इसको वेलोसिटी कुछ देनी होगी जो कि हमारी ग्रेविटी से ज्यादा हो तभी तो ऊपर उड़ सकता है कोई, वरना हम खुद क्यों नहीं उड़ पाते, क्योंकि हमारे पास इतनी वेलोसिटी नहीं है कि हम जो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है उसको क्रॉस कर पाए। ग्रेविटेशन में समझेंगे बहुत अच्छे से ये बात, ठीक है। तो जब ये ऊपर जा रहा है तो हम क्या करते हैं कि इसमें फ्यूल जो है या कंटेनर जो है या जो हमारे पास इसका दूसरा पार्ट है ना, इसमें क्या होंगे, ब्लॉक्स मान लेते हैं, ठीक है, ब्लॉक्स इस तरीके से, है ना। तो आपको मान लीजिए यहाँ पे क्या है, सैटेलाइट, इस सैटेलाइट को आपको स्पेस में छोड़ना है तो ये क्या है, हमारे फ्यूल टैंक्स होंगे। स्टार्टिंग में ये फ्यूल टैंक्स क्या है, हायर एनर्जी का है, ये उससे कम एनर्जी का, उससे कम एनर्जी, उससे कम एनर्जी। तो होगा क्या, जैसे जैसे रॉकेट आगे बढ़ता जाएगा एक जो फ्यूल टैंक है वो बर्न हो जाएगा, फिर ये वाला बर्न होने लगेगा, फिर आखिरी में आपका इसी तरीके से बर्निंग होती रहेगी, है ना। और एक बार जब स्पेस में पहुंच गया तो फिर ये खुद से ही मोशन करने लगेगा, क्योंकि वहां तो ग्रेविटी होती नहीं है तो हमें काम करने की जरूरत नहीं है। तो हम स्टेप वाइज मैनर में यहाँ पे ऊपर टॉप पार्ट पे सैटेलाइट रख दिया जाता है। एक जनरल आइडिया है कि इस तरीके से रॉकेट जो है पहुंचाया जाता है आपके स्पेस में, क्योंकि जो फ्यूल है वो बर्न हो रहा है तो इतना भर के भेजने का फायदा नहीं है, क्योंकि एनर्जी कॉस्ट आएगा तो या उसमें कॉस्ट लगेगा, तो हम उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं कि ये जो है पार्ट खत्म होके गिरता रहे। अब वो गिरेगा कहाँ, वो इस जगह से पहुंचाया जाता है कि वो समुद्र में गिरे, ना कि किसी के रेजिडेंशियल एरिया पे, वरना तुम्हें भी रॉकेट के टुकड़े दिखने लगते, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा हायर स्टैंडर्ड की बात है, समझ में आती है तो अच्छी बात है, नहीं तो सिर्फ ये स्टेटमेंट जान लो कि रॉकेट और जेट प्लेन में यूज होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। और ये जो फोर्थ पार्ट है बहुत इंटरेस्टिंग है ना। इसमें क्या होता है कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट है और वो ओपन स्पेस में, तो अभी हमने सैटेलाइट भेजने की बात करी, तो ये हमारी मान लो अर्थ है और यहाँ पे हमारे पास स्पेसशिप कुछ ऐसा है ना, और यहाँ पे ये एस्ट्रोनॉट है। अब ये मान लो बाहर निकला, वैसे घूमने तो निकलेगा नहीं बाहर, कुछ काम होगा या दूसरे पार्ट में मान लो यहाँ पे पहुंचा तो उसको कुछ ठीक करने जाना था, ठीक। अब ओपन स्पेस में क्या होता है, यहाँ पे ग्रेविटी है, अगर आप कुछ चीज छोड़ोगे वो नीचे जाके गिरेगी, है ना, ग्रेविटी अट्रैक्ट करेगी। लेकिन ओपन स्पेस में ऐसा कुछ नहीं होता। तो अगर आपने कई मूवीज देखी होगी, है ना, या ग्रेविटी मूवी आई थी वो देखी होगी, तो आप उसमें समझ सकते हो कि वो जब मूवमेंट करते हैं एस्ट्रोनॉट्स, अगर एस्ट्रोनॉट्स मूवमेंट करना चाहते हैं, मैं थोड़ा सा वीडियो जो है डाल दूंगा वीडियो में ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक। तो एस्ट्रोनॉट्स अगर जाना चाहता है स्पेसशिप के पास, स्पेसशिप के पास, तो यहाँ पे उनके पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जो उनको एक तरह से फोर्स दे, या दूसरा है या तो आयरन मैन की तरह उड़ने लगे, है ना, लेकिन ऐसा अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया किसी एस्ट्रोनॉट के लिए। तो वो जनरली क्या करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट, मान लो उनके पास ये ऑब्जेक्ट था, उसको अपोजिट डायरेक्शन में फेंक देते हैं। क्या बोला मैंने, कि अगर इनके पास कोई ऑब्जेक्ट है उसको अपोजिट डायरेक्शन में फेंक देते हैं तो अब इनको आगे बढ़ने के लिए मोमेंटम मिलता है, मोमेंटम मिलेगा और वो स्पेसशिप तक पहुंच जाएंगे। मतलब अगर ये डायरेक्शन है स्पेसशिप की तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में फेंक देंगे। जैसे यहाँ बोट में हो रहा था कि अगर मैं आगे मूव करना चाहता हूं, मैं किनारे पे आना चाहता हूं,
तो ये जो आगे कूदेगा तो बोट पीछे मूव करेगी, बोट बैकवर्ड मूव करेगी। ठीक है, बात समझ में आई? अगर ये फॉरवर्ड मूव कर रहा है तो बोट बैकवर्ड मूव करेगी। वही सेम एप्लीकेशन यहाँ पर भी है कि अगर एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप के पास जाना चाहता है तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट छोड़ना होगा, उससे उसको रिएक्शन फोर्स मिलेगा और वो मोमेंटम के कंजर्वेशन वो हमेशा एप्लीकेबल है, चाहे स्पेस में हो आप या अर्थ पर हो। ठीक, तो इसलिए मैंने बोला यूनिवर्सल लॉ है, एप्लीकेशन हर जगह होता है। ठीक, तो ये सारी बातें थी एप्लीकेशन की, और इसी में मैंने आपको क्वेश्चंस का अप्रोच भी बताया कि बुलेट में कैसे या गन वाले क्वेश्चंस कैसे करोगे। ठीक, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड, और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आते ही हैं, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और थर्ड लॉ ऑफ मोशन दोनों आपस में क्लबिंग करके आते हैं। और याद रखना कि जो मोशन में बात पड़ी है वही चीज जो है यहाँ पे भी यूज होगी, तीनों इक्वेशन का यूज आएगा, और साथ में जो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेस पढ़े आपने 2-3 वो। ठीक, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है, थियोरेटिकल वाइज फिनिश हो गया है। मेरी तरफ से आपको 9th क्लास के लिए इतना ज्यादा बताना बहुत ही ज्यादा है आपके लिए। ठीक, तो हम अब क्वेश्चंस भी करेंगे क्योंकि आखिरी में आपको एग्जाम भी देना है, तो क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच जानेंगे, और आपके एग्जाम्स आने वाले हैं तो हम इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं कि किस टाइप के सीबीएसई एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, या आपके स्कूल हाफ ईयरली में या फाइनल में कैसे क्वेश्चंस देंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाना।